दुनिया में जो शक्ति का संतुलन है ना, वो अब बदल रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है दो महाशक्तियां और उनकी बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि ये जो खींचतान है, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। ये शब्द हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। देखिए, इस बदलाव की उम्मीद तो की जा रही थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इसका सबसे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना होगा। ये जो पूरी प्रतिद्वंदिता है ना, इसके दिल में दो बहुत ही अलग नेता हैं और उनके काम करने का तरीका भी एकदम जुदा है। तो देखिए, ये दोनों ही लीडर्स ताकत को लेकर बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। एक तरफ है ट्रंप, जो एकदम आवेगी हैं, हर चीज को लेन देन के नजरिए से देखते हैं और उनकी रणनीति वो तो अक्सर ट्विटर पर ही जाहिर हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ है शी जिनपिंग। वो बेहद सतर्क हैं, एक तय तरीके से काम करते हैं और एक बहुत लंबा सोची समझी बाजी खेल रहे हैं। ट्रंप का ये जो आवेगी स्टाइल है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के सोशल मीडिया पर टैको जैसा शब्द काफी पॉपुलर हुआ। इसका मतलब है ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। इससे ये सोच बनी कि वो धमकियां तो देते हैं, पर अक्सर उन पर अमल नहीं करते। अब जाहिर है, इससे अमेरिकी नीति की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन एक और मजेदार बात है, उनका एक और नाम रखा गया, थोड़ा व्यंग्यात्मक है, चुआन जियानगो, यानी ट्रंप राष्ट्र निर्माता। चीन में कुछ लोगों का मानना था कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों ने असल में अमेरिका के जो पुराने साथी देश थे उन्हें कमजोर किया और अनजाने में चीन को अपनी ग्लोबल पोजीशन मजबूत करने का एक सुनहरा मौका दे दिया। तो जब ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया तो चीन को मजबूरन अपनी आर्थिक रणनीति के बारे में फिर से सोचना पड़ा। उस अनुभव के बाद चीन को एक बात समझ आ गई कि सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो उन्होंने जानबूझकर अपने एक्सपोर्ट को दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलाना शुरू कर दिया। और ट्रेड वॉर का असर साफ साफ दिखा भी। अमेरिका को जो चीन का निर्यात था, उसमें लगभग 20% की सीधी गिरावट आई। लेकिन चीन की नई रणनीति काम कर गई। अमेरिका में जो कमी आई, उसकी भरपाई दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और यूरोपीय संघ जैसे बाजारों में हुई, जहां उनका एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। अब चीन सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा था, अब वो आक्रामक हो गया और ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने लगा। तो सवाल ये है कि इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में चीन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका असली तुरुप का इक्का क्या है? जवाब है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो तत्व हैं जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। दुनिया में जितनी भी रेयर अर्थ माइनिंग होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन कंट्रोल करता है। लेकिन असली ताकत माइनिंग में नहीं, बल्कि उसे साफ करने यानी रिफाइनिंग में है। और उस पर चीन का 90% से ज्यादा का नियंत्रण है। मतलब दुनिया में कहीं भी ये मिनरल निकले, उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए चीन से होकर गुजरना ही पड़ता है। और ये कंट्रोल चीन को जबरदस्त ताकत देता है, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था और डिफेंस का लगभग हर हिस्सा, आईफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और यहां तक कि लड़ाकू जेट्स और मिसाइलें भी इन्हीं खनिजों पर निर्भर हैं। हालांकि बाहर से चीन जितना भी मजबूत दिखे, अंदर से वो अपनी ही कुछ गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी हो रही है और इसका सबसे बड़ा संकेत है उनका 4.5% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट, जो पिछले 3 दशकों में सबसे कम है। इस धीमी रफ्तार के पीछे कई बड़ी वजह हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कर्ज, जरूरत से ज्यादा औद्योगिक क्षमता, रियल एस्टेट का संकट और डिफ्लेशन यानी कीमतों में गिरावट का दबाव। ये सारी चुनौतियां चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर असर डाल सकती हैं। तो इस पूरी खींचतान के बीच बाकी की दुनिया क्या कर रही है, उनका क्या रुख है? अमेरिकी नीति में जो अस्थिरता है, उसे देखते हुए दुनिया के कई देश अब किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे। वो एक हेजिंग की रणनीति अपना रहे हैं, मतलब बचाव का रास्ता निकाल रहे हैं। वो चीन के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं ताकि किसी एक महाशक्ति पर उनकी निर्भरता ना रहे। और शायद आज की जियोपॉलिटिक्स का यही सबसे बड़ा सच है। ज्यादातर देश किसी एक का पक्ष चुनने से बच रहे हैं। जैसा कि कहते हैं ना, जब 2 हाथी लड़ रहे हों तो बीच में आकर कोई भी कुचलना नहीं चाहता। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस ग्लोबल शतरंज के खेल में जहां एक खिलाड़ी आवेगी है और दूसरा एकदम शांत और रणनीतिक, तो बाकी दुनिया के लिए जीतने की सबसे अच्छी चाल क्या है? क्या किसी का भी पक्ष न चुनना ही एकमात्र समझदारी भरा रास्ता बचा है?